नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो HP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो HP जो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 5 से 8 क्वेश्चन हमारे पास जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। तो उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। A यूरेनियम, B बोरॉन, C रेडियम, D प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B बोरॉन। जो बोरॉन है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम ये तीनों के तीनों हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है। उसमें आपका आंसर यूरेनियम भी हो सकता है, रेडियम भी हो सकता है और प्लूटोनियम भी इसका आंसर हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डैश तेल का उपयोग झाग पलवनशीलता प्रक्रिया में होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डैश डैश इज यूज्ड इन फोर्थ ऑफ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि डैश डैश तेल का प्रयोग झाग पलवनशीलता प्रक्रिया में होता है। तो किस तेल का प्रयोग किया जाता है। A नारियल तेल, B जैतून तेल, C चीड़ का तेल, D मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C चीड़ का तेल। जो चीड़ का तेल है उसका प्रयोग झाग पलवनशीलता प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेवार है। तो ये हमारे पास पता होना चाहिए कि जो सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु है तो ये किस प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेवार है। A टेटनस, B क्षय रोग, C त्रिचेनिसिस, D अंत्र ज्वर। जो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ एक यदि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ही पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं तो आपको इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D अंतर ज्वर। तो अंतर ज्वर के बारे में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी पता नहीं होगा। यदि उनको वहाँ पर टाइफाइड लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो ईजिली इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो केवल हिंदी में ही पढ़ते हैं। जो टाइफाइड है ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे जो नाम ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में पता नहीं होते हैं, जबकि आपको उनके बारे में इंग्लिश नेम पता होता है। जैसे अंतर्ज्वर के बारे में जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको किसी को पता नहीं होगा, जबकि जो टाइफाइड है टाइफाइड के बारे में सबको पता होगा। तो इसलिए सैल्मोनेला जो टाइफी जीवाणु है तो उससे कौन सा, यहाँ पर देखो पहले ही टाइफी लिखा हुआ है तो टाइफी से टाइफाइड आप ऐसे ही एक आइडिया भी लगा सकते हैं यदि आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ते हैं। यदि सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है तो उससे कौन सी बीमारी के लिए वो जिम्मेवार है, तो वो टाइफाइड के लिए जिम्मेवार है। तो इसमें जो टाइफाइड है टाइफाइड के बुखार आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है तो माउंट आबू का संबंध किससे होगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास
लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट का संबंध हिमालय से है। एवरेस्ट क्या है? ये पर्वत चोटी है और हिमालय में ये बसी हुई है। किस रेंज में आती है? तो ये हिमालयन रेंज में आती है। तो वैसे ही जो माउंट आबू है, तो माउंट आबू हमारे पास क्या है? ये एक पर्वत चोटी है। तो इसका संबंध किस पर्वत श्रृंखला से होगा? ए नीलगिरी, बी अरावली, सी विंध्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी अरावली। तो हमारे पास जो माउंट आबू है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और वहीं पर हमारे पास जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भी स्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो एवरेस्ट है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कौन? एवरेस्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमालयन रेंज में आता है। ये हमारे पास चाइना और तिब्बत या जो नेपाल है वहाँ पर आता है। जबकि जो माउंट आबू है मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, या अरावली है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास राजस्थान में स्थित है। तो ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत घटना के साथ संबंधित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मृग तृष्णा है इनमें से किस सिद्धांत, प्रिंसिपल या घटना के साथ संबंधित है? ए परावर्तन, बी उपवर्तन, सी फैलाव, डी विवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपवर्तन। जो हमारे पास मृग तृष्णा है तो इसका संबंध किस सिद्धांत से है? तो मृग तृष्णा का संबंध हमारे पास उपवर्तन सिद्धांत से संबंधित है, या उपवर्तन घटना से इसका संबंध है। तो ये भी हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलग का चयन करें। जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ दी गई है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि अलग का चयन करें। रंजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर और पराशर झील। तो यहाँ पर हमारे पास 4 झीलों के बारे में बताया गया है। तो इसमें से जो अलग झील है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको हमने यहाँ पर चूज करना है। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास रंजीत सागर झील है और गोविंद सागर झील है और जो महाराणा प्रताप सागर झील है, ये तीनों के तीनों मैन मेड लेक है। ये किस प्रकार की लेक्स है? तो ये मैन मेड लेक्स है। कौन कौन सी? रंजीत सागर झील, गोविंद सागर झील और महाराणा प्रताप सागर झील। तो ये मैन मेड लेक है। जबकि जो हमारे पास पराशर झील है तो ये हमारे पास प्राकृतिक झील है। तो ये नेचुरल लेक है। तो जो 3 है ये एक तरफ को हो गई, जो हमारे पास पराशर झील है ये अलग हो गई। तो इस तरह से जो हमारे पास जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए पराशर झील। तो पराशर झील कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये स्थित है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन लगभग एक जैसे ही दिए होते हैं और जो फोर्थ होता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 झीलें हमारे पास, जो 3 लेक्स है वो बिल्कुल मैन मेड लेक है। कौन कौन सी? रंजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील। और जो चौथी झील यहाँ पर दी हुई है वो इसके बिल्कुल अपोजिट में दी हुई है, जो कि हमारे पास नेचुरल लेक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पराशर झील। यदि यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर यदि 3 नेचुरल लेक दी हुई होती है और एक झील आपके पास मैन मेड दी हुई होगी है, तो उसका आंसर वहाँ पर जो मैन मेड लेक है वो हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ऐसे ही मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जिसमें आपके पास रिवाल्सर झील हो गई, रेणुका झील हो गई और उसके बाद आपके पास खजियार झील हो गई और पंडो झील हो गई। तो इसमें आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडो झील, क्योंकि जो पंडो झील है वो हमारे पास मैन मेड लेक है। जबकि आपके पास रिवाल्सर झील, रेणुका झील और खजियार झील, ये तीनों के तीनों आपके पास यहाँ पर नेचुरल लेक्स है। तो जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको
रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी डैश डैश है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कल ही मैंने शायद आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो जितने भी मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं उनमें लगभग आपके पास ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी या हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु। पिछले कल मैंने यदि आपको पशु के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। क्या है? हिम तेंदुआ, या जिसको बर्फानी तेंदुआ भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी डैश डैश है। ए मोनाल, बी पश्चिमी जज्जुराना, सी हिमालयन बुलबुल, डी ग्रेट बारबेट। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी पश्चिमी जज्जुराना। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी पश्चिमी जज्जुराना है। जबकि जज्जुराना से पहले हमारा जो राज्य पक्षी था तो वो कौन था? तो उससे पहले मोनाल हुआ करता था। तो मोनाल के बाद पश्चिमी जज्जुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। जबकि हमारे पास जो हमारा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं राज्य पक्षी में और राष्ट्रीय पक्षी में। यदि राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए उसका आंसर मोर हो जाएगा। क्या उसका आंसर हो जाएगा? उसका आंसर मोर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? वो मोर है। यदि हम राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु हमारे पास बाघ है। तो क्या है? उसका आंसर हमारे पास बाघ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो राष्ट्रीय चीज़ है वो नेशनल लेवल पे होती है। तो यदि नेशनल लेवल पे बात की जाएगी तो हमारे पास जो नेशनल बर्ड है वो हमारे पास पिकॉक है, जबकि जो नेशनल हमारे पास एनिमल है वो हमारे पास बाघ है। उसी तरह से यदि हम स्टेट बर्ड की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड हमारे पास पश्चिमी वेस्टर्न जज्जुराना है। जबकि हमारे पास स्टेट जो एनिमल है वो हमारे पास हिम तेंदुआ है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में वो मुझसे पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? ए लोकसभा के महासचिव, बी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, सी भारत के राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही हमारे पास उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया था कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है। तो राज्यसभा हमारे पास स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद 81 है वहाँ पर हमारे पास लोकसभा का वर्णन हमारे को मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 81 में मिलता है। ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये विघटित किया जा सकता है। यहाँ पर सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं। और जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष उसके लिए उनकी आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का जितने भी आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने बता दी है। यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में वो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोल बांध कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप इजीली उस का आंसर कर सकते हैं। जो कोल बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोल बांध हमारे पास बिलासपुर में स्थित है। तो कहाँ पर आता है कोल डैम? तो कोल डैम हमारे पास बिलासपुर में आता है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोल डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी, बी व्यास, सी सतलज, डी सेंज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सतलज।
हिमाचल प्रदेश में जो कोल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारे पास कौन है, वो सतलुज नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सतलुज नदी हमारे पास जो शिपकी पास है वहां से एंटर करती है। और शिपकी पास कहां पर स्थित है, तो शिपकी पास हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर में उसके बाद सबसे इसकी बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी है, जो कहां से निकलती है, जो लाहौल स्पीति से निकलती है। और कहां पर आकर मिलती है, तो वो खाब में आकर मिलती है। और जो खाब है ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और किन्नौर को ये कहां पर छोड़ती है, तो किन्नौर को ये चौरा नामक डिस्ट्रिक्ट पर, चौरा नामक स्थान पर छोड़ती है। कहां पर, चौरा नामक स्थान पर छोड़ती है। और चौरा के बाद ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है। शिमला के बाद ये मंडी में कहाँ पर एंटर करती है, तो मंडी में ये फिरनू में एंटर करती है। और उसके बाद बिलासपुर होते हुए ये पंजाब में चली जाती है। और जो हमारे पास सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, इसका संस्कृत और वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। और शतुद्री इसका संस्कृत और वैदिक नाम है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सतलुज रिवर से लगभग जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और इसके लिए जो हमारे पास अभी एग्ज़ाम के लिए मैं डिटेल में HP GK की डिटेल में वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं आपके लिए रिवर से रिलेटेड और लेक्स से रिलेटेड और जो हमारे पास पीक्स है, ग्लेशियर है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। तो कौन टॉप पर रहा है 2020-21 के भारत नीति आयोग द्वारा जो राज्य सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है 2020-21, तो उसमें से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो उसमें से जो केरल है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो हमारे पास नीति आयोग है, इसने किसका स्थान लिया है, तो इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, योजना आयोग का। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। और कब की गई है, 1 जनवरी 2015 को की गई है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये क्लियर कर लो कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जबकि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो हमारे पास सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी। तो ये क्वेश्चन भी हिमाचल के जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे कौन प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।